यस, राजस्थान के धौलपुर जिले में बजरी माफिया ने पुलिस अधीक्षक के काफिले पर फायरिंग कर उसमें मौजूद पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी हुई। राजस्थान में यह कोई पहला मामला नहीं है जब बजरी माफिया ने इस तरह से दुस्साहस दिखाया हो। अकेले राजस्थान ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी बजरी और रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे दुस्साहसपूर्ण घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में तो कुछ साल पहले खनन माफिया ने एक आईपीएस अधिकारी और एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। दोनों का सिर्फ इतना दोष था कि उन्होंने माफिया के अवैध ट्रैक्टरों को रोकने की हिम्मत दिखाई थी। पाई पैराचेंज सरकार किसी की भी रही हो, आमतौर पर देखा गया है कि खनन माफिया के हौसले बुलंद ही रहते हैं। ज़्यादातर राज्यों में सीमावर्ती जिलों में ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। सरकारें इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कितनी गंभीर हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इन घटनाओं के बीच एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि आखिर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? क्या इन्हें राजनीति और सिस्टम का संयुक्त संरक्षण मिला हुआ है? ये वह सवाल हैं जिनके जवाब कोई भी सरकार देने को राजी नहीं होती है। कोई भी सरकार इन माफियाओं के प्रति कड़ी कार्रवाई नहीं करती। यही वजह है कि माफिया पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। मुश्किल यह है कि एक तरफ खनन माफिया पुलिस को निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग में ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ साठगांठ की वजह से ये माफिया लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसलिए खनन माफिया का नेटवर्क ख़त्म करने के लिए पुलिस विभाग में छिपे हुए घर के भेदियों के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अब खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का समय आ गया है। राज्य सरकारों को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्यों के भीतर सिस्टम के संरक्षण में पल्लवित होते ऐसे माफिया को कुचलना होगा। खनन माफिया बेलगाम होकर धरती को खोखला कर रहे हैं और अफसरों कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ एक तयशुदा तरीके से सख्त कार्रवाई को अंजाम देना ही होगा। इससे न केवल यह अवैध कारोबार बंद होगा बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में इनका आतंक भी समाप्त हो सकेगा। पाई पैराचेंज कोरोना संकट ने इस तथ्य को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि विश्व की सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। विश्व महामारी ने पूरे विश्व की
अर्थव्यवस्था को निचोड़ दिया है। रोग के प्रसार में साधनों की सीमितता जैसे ही उजागर हुई, वैसे ही मांग और आपूर्ति के अर्थशास्त्र ने लाभ कमाने का अवसर खोल दिया। कोरोना के 85% मरीज सहज ही ठीक हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोरोना हुआ भी है। ये सब भाग्यशाली लोग हैं जो न केवल ठीक हुए हैं बल्कि रोग की जटिलता से उलझने के साथ साथ महंगे इलाज के दुष्चक्र से भी बच जाते हैं। सहजता से ठीक होने वाले इन मरीजों में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी ठीक होते हैं। अविवेकपूर्ण इलाज के दौरान कोरोना मरीज में जटिलताओं और पोस्ट कोविड लक्षणों के लिए एलोपैथी अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती। सवाल यह है कि महामारी से निपटने के लिए आवश्यक साधन जुटाने में क्या किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चूक नहीं जाएगी और ये साधन कब तक बढ़ाते जाएंगे। भारत बहुत बड़ी आबादी का वजन ढो रहा है। देश अशिक्षा, गरीबी और आधारभूत ढांचे की कमी को भी झेल रहा है। इस प्रकार के संकट में महंगे और अधूरे एलोपैथी सिस्टम पर ही निर्भरता दूरदर्शिता नहीं हो सकती। ऐसे समय में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक अनुभव और वर्तमान संकट से जूझने की रणनीति दोनों पर विचार कर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को भी मौका देने की आवश्यकता है। वर्ष 1920 में यूरोप में महामारी का संकट आया था। उस समय होम्योपैथी ने जीनस एपिडेमिक्स दवा से राहत पहुंचाई थी। होम्योपैथी को इसी तरह का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पोस्ट कोविड लक्षणों में भी होम्योपैथिक दवाएं राहत देती है। सरकार को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों का इस प्रकार प्रचार प्रसार करना चाहिए कि लोगों का उसके प्रति विश्वास पैदा हो। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के प्रशिक्षण का एक चरणबद्ध अभियान चलाया जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के अनुभव साझा किए जाने चाहिए। देश में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत बनाए जाने के साथ साथ दीर्घकालीन नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पाठ्यक्रम के माध्यम से यह बताए जाने की आवश्यकता है कि एलोपैथी के अलावा भी इलाज के अन्य कई तरीके हैं। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभियान भी चलाया जा सकता है। ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का गहन प्रशिक्षण देकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के योग्य बनाया जा सकता है। पाई पैराचेंज कोरोना वायरस का म्यूटेशन, प्रदूषण और श्वसन तंत्र ये
तीनों आपस में संबंधित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार बार यह कहा है कि वैक्सीन और दवाएं बनाने पर जितना खर्च हो रहा है उसका अगर एक छोटा प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किया जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर एक लंबे समय से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। यह एक ऐसा आपातकालीन समय है जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया जा सकता है। वर्तमान संकट युद्ध से भी बड़ा है। मानव ने सभ्यता के विकास के दौरान प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। प्रकृति की सहन करने की अपनी एक सीमा है। कोरोना संकट को संकेत मानकर मानव को समझ जाना चाहिए। जो समाज, राज्य या राष्ट्र ऐसा करने का साहस जुटाएगा, पीढ़ियां उसे सदैव याद रखेंगी। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से प्रयास जरूरी है। स्टॉप।